पे घर में मशीन रखी हुई है, वो वहीं पे ही आटा बना के चावलों का वो बच्ची को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छा है ये। तो थोड़ी सी उनके, मुशक्कत तो होती है, लेकिन बिल्कुल, इससे बंदा जो है वो इससे मतलब ये सेफ है कि रहता है। बिल्कुल सेफ भी रहता है, और उनको पता है वो जो चीज दे रहे हैं वो उसके लिए बिल्कुल साफ सुथरी है और बिल्कुल प्योर है। जी अच्छा मैम, मैम, और मेरा ये आयरन के बारे में बता दें, अगर आयरन उसके साथ, तो क्योंकि डॉक्टर ने साथ आयरन की जो है वो सिरप, पोलीबियान बिल्कुल, वगैरह इस तरह के क्योंकि लिखे दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें आपके इंटेस्टाइन्स ग्लूटेन को नहीं एब्जॉर्ब कर रही होती है, और आपकी आयरन जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो पार्ट है, मेन पार्ट है, वहां पे अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो आयरन भी स्टार्ट कर दें उनका, और हाई कैलोरी डाइट दें, क्योंकि मैम हमारा आयरन स्टेपल साथ फूड। देते हैं तो उनको फिर डायरिया हो जाता है छोटी बच्ची को। डायरिया, अब आयरन के ना अब डिफरेंट लेवल्स हैं कि किस टाइम पे सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है। सबसे अच्छी एब्जॉर्प्शन अगर आप आयरन की सुने तो वो एम्प्टी स्टमक सबसे अच्छा आयरन एब्जॉर्ब होता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं वो एम्प्टी स्टमक उसको नहीं ले सकते, उनको उससे ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बिटवीन मील्स दे दें, अगर बिटवीन मील नहीं है तो खाने के 2 घंटे के बाद दे दें। तो आप देखें कि किस टाइम पे उसकी बॉडी आयरन लेना शुरू कर रही है। स्टार्ट करें एम्प्टी स्टमक से, ठीक है, सबसे अच्छा आयरन जो एम्प्टी स्टमक स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अगर नहीं होता तो खाने के दरमियान में दे दें, खाने के दरमियान में भी नहीं हो रहा तो खाने से 2 घंटे के बाद दे दें। अच्छा मैम, अगर एक बंदा मेडिकली बिल्कुल फिट है, उससे कोई भी डिजीज वगैरह नहीं है, जस्ट ओबेसिटी है, पर्पज उसका हम्म। जस्ट वेट लॉस करना है, तो उससे डाइट में, खाने पीने में अवॉइड किन चीजों से करना चाहिए? सबसे ज्यादा जो हमें कैलोरीज ज्यादा दे रही हैं, सबसे ज्यादा हमें कैलोरीज कहाँ से मिलती हैं? जंक फूड से मिलती हैं। कैलोरीज हमें ज्यादा किससे मिलते हैं? शुगर से मिलती हैं, और शुगरी बेवरेजेस से मिलती है हमें। फ्राइड आइटम से हमें सबसे ज्यादा कैलोरीज मिल रही होती हैं। रिफाइंड प्रोडक्ट से हमें सबसे ज्यादा कैलोरीज मिल रही होती हैं। तो इन 3-4 चीजों को अगर ओमिट करता है, जैसे बाहर का खाना, बेकरी आइटम्स, जंक फूड, इनको अवॉइड करता है, फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करता है, फैट को थोड़ा सा अवॉइड कर देता है, और शुगर को अवॉइड कर देता है। सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है समर्स में, अगर मैं कहूँ कि हमारा वेट क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हम ड्रिंक्स बहुत ले रहे होते हैं। हर 2 घंटे के बाद हमारा जामेशीरी चल जाता है, हर 2 घंटे के बाद कभी टैंग हो रहा होता है, या कोक्स हो जाती हैं, ड्रिंक्स हो जाती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा हमें शुगर मिल जाती है। और शुगर सबसे ज्यादा कैलोरीज अगर आपको दे रही है तो वो अल्टीमेटली जितनी हमारी बॉडी की नीड है वो तो यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन एक्सेस क्या फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो तो इस चीज मैम को इसमें अवॉइड करें। फ्रूट्स में तो मतलब डेफिनेटली वो मीठे होते हैं, शुगर तो उनमें होती है, फिर मतलब फ्रूट्स से भी अवॉइड करें, या उनके बारे नहीं में क्या नहीं, कहते हैं? फ्रूट्स देखें, फ्रूट्स, अब फ्रूट्स में भी दो चीजें हैं कि आप फ्रूट लेते हो या जूस लेते हो। अब जूस में भी है, जूस की किस तरह की टाइप है आपकी, या तो ब्लेंडेड है या एक्सट्रैक्टेड है। एक्सट्रैक्टेड मतलब जिससे बिल्कुल फाइबर निकल जाता है, सिर्फ उसका फ्रक्टोज निकल रहा है, जो शुगर है मेन उसकी वो निकल रही है। तो वो आप बिल्कुल अवॉइड करें। जैसे अगर आपने एक सेब का जूस बनाना है एक्सट्रैक्शन वाला, तो एक सेब से तो जूस नहीं आएगा ना। एक सेब से तो आधा 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 क्या, 1/4 भी कप आपका जूस नहीं निकलेगा। तो आपको जी मैम। 4 सेब लेने पड़ेंगे 1 गिलास जूस बनाने के लिए। तो सोचा आप 4 सेब की शुगर फ्रक्टोज ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत बुरा है। लेकिन अगर वही एक सेब आप खा लेते हैं, साथ में आपका फाइबर मिल जाता है। फाइबर का क्या काम है? वो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा होता है, वो शुगर को फैट्स में कन्वर्ट नहीं होने देता। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड ये है कि फ्रूट्स खा लें रादर देन गोइंग फॉर द जूसेस। और अगर आपने जूस पीना भी है तो ब्लेंडेड फॉर्म में पी लें। ब्लेंडेड मतलब एक सेब लिया, उसमें 1 गिलास पानी डाला, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, नो शुगर, कुछ भी नहीं। उसमें फाइबर भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, और आपकी ड्रिंक भी बन जाएगी। तो मैम ये जो शुगर, मतलब कुछ लोग शुगर से बचने के लिए मतलब शुगर फ्री टैबलेट्स वगैरह का यूज कर लेते हैं चाय में और इस तरह, बिल्कुल। वो क्या, या वो मतलब कोई उसका साइड इफेक्ट है, या उस बारे में क्या है? देखें, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ना, वो कुछ ना कुछ तो कुछ हैं जो एफडीए से अप्रूव्ड हैं। ठीक है, जैसे सॉर्बिटोल हो गया, अस्पार्टेम हो गया, ये दोनों एफडीए से अप्रूव्ड है। ये नॉन कैलोरिक है, और आपको कैलोरीज भी नहीं देती हैं, और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ा रही होती है, आपको आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नहीं। ये दो एफडीए से अप्रूव्ड है, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर इसका भी ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो जो लिवर और किडनी पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि
टॉक्सिन तो उन्होंने ही रिमूव करने हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आप नेचुरल स्वीटनर्स की तरफ आते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे स्टीविया, स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है क्योंकि वो एक प्लांट है, प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका पाउडर बनाया गया, ऑल्दो प्रोसेस्ड वो भी है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो वो एक दिन में एक स्टीविया की टैबलेट ले ले या स्टीविया का पाउडर ऐड कर ले। लेकिन बेहतर यही है कि अवॉइड करें। लेकिन अगर आप उसके बगैर हल नहीं हो सकता आपका काम, तो फिर आप ऐसे करें कि उसको ये रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो जो दो आपने अप्रूव्ड, उनका क्या नाम बताया, रिपीट कर दीजिए जरा। सॉर्बिटोल एंड अस्पार्टेम। तो मैम ये जो एप्पल का लोग यूज करते हैं विनेगर, वो उसके बारे में सिंथेटिक है वो बेसिकली। वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है उसका। देखें जितने भी हम कहते हैं ना, टीज हो गया, ड्रिंक्स हो गया, फैट लॉस कटर का नाम दे दिया, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने की चीजें हैं। वो आपके फैट को कोई काम नहीं कर रहा, फैट को कट करने का काम नहीं। फैट तो आपका तभी कम होगा जब आप उसको बर्न करोगे, ठीक है। उसको वो सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है कि जो आपने खाना खाया उसको जल्दी से हजम करा दिया, सिर्फ उसका काम करता है। जैसे जिंजर टी है। बिल्कुल मैं करती हूँ, बिल्कुल मैं करती हूँ, लेकिन मैं पहले पेशेंट को क्लियर कर देती हूँ कि ये आपका फैट लूज नहीं करेगा। आप कहें कि आपसे इसकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपकी चर्बी पिघलाएगा। वो आपका मेटाबॉलिज्म तेज कर देगा। आपकी जो चर्बी पिघलेगी वो जितना आप कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे, अपना खाना जितना लिया उससे ज्यादा बर्न किया। मेन मकसद क्या है, जितना खाना लिया उससे ज्यादा बर्न किया, जैसे भी तो आपका वेट लूज होना शुरू होगा। मेरा प्लीज आपका कोई क्वेश्चन है, मैं पूछ लूं? जी जी बिल्कुल पूछें आप। भी आपने बताया है कि वैसे भी गर्मियां चल रही हैं, तो लोग कहते हैं ना कि ये जो जिंजर है जो गर्म होता है, इसका असर गर्म होता है, तो आपको एक्टिव कर सकता है। देखिए क्या ये चीजें मैटर? देखिए साइंस में कोल्ड एंड हार्ड थ्योरी नहीं मानी जाती। साइंस इसको नहीं मानती कि ये चीज, इसकी तासीर गर्म होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। साइंस इसको नहीं मानती। साइंस इसको किस चीज का नाम देती है, एलर्जी की बात दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है मैं ये खाती हूँ तो मुझे दाने निकल आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज गर्म है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि वो उसको उस चीज से एलर्जी है। साइंस इसको ठंडे गर्म का नाम नहीं देती। साइंस कहती है कि ये आपको इस चीज से एलर्जी है। आजकल में होता है जैसे ये एग वाइट्स लेते हैं हम, तो घर वाले कहते हैं कि गर्मी है, जुकाम हो जाए। नहीं नहीं, देखिए अगर गर्मी की बात होती तो फिर तो ये सिर्फ सर्दियों में पाए जाते ना अंडे। अल्लाह ताला ने अगर हमारे लिए कुछ चीजें बनाई हैं तो कुछ सोच समझ के बनाई हैं। अगर हम आम की बात करें, सबसे ज्यादा आम गर्म, हमारे नॉर्मल कहते हैं आम बहुत गर्म होता है। अगर आम गर्म होता है तो वो गर्मियों में क्यों अल्लाह ताला ने बनाया? फिर तो नहीं गर्मियों में होना चाहिए था ना। फिर कहते हैं कि जो माल्टा है या सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं वो बहुत ठंडे हैं। अगर वो ठंडे हैं फिर तो वो तो गर्मियों में होने चाहिए थे ना। फिर ये तो एक गलत चीज है कि ठंडी चीज गर्म मौसम में हो जाती है और जो गर्म चीज है वो ठंडे मौसम में हो जाती है। माल्टे अगर आप देखें, सिट्रस फ्रूटेड देखें, वो तो विंटर्स में सबसे ज्यादा है ना, वो तो गर्मियों में फिर होने चाहिए थे। यस मैम, एक्सक्यूज मी तो मैं जी जी मैम देखिए, एक नॉर्मल बंदे के लिए उसका एम्प्टी स्टमक क्या लेना चाहिए? लाइक अगर हम वाटर यूज करते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ आपको पास लाइक डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, और अगर हम कुछ और भी लें तो उसके भी नहीं आपको क्या, आपको लगता है कि एम्प्टी स्टमक वाटर पीने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? क्योंकि ये काफी मेरे पास क्यूरीज आती हैं कि एम्प्टी स्टमक वाटर नहीं पीना क्यों। ये तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्यों नहीं पीना, लाइक क्या है नहीं ऐसा पीना, ये गलत मिथ है, ये बहुत गलत मिथ है कि क्यों नहीं पीना। आपने एम्प्टी स्टमक तो जरूर पानी पीना है। मैं अगर अपनी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैं उठते साथ सबसे पहले मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ। और जब मैं 2 ग्लास पानी पी जाती हूँ मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि पूरी रात मेरी बॉडी में मैकेनिज्म हो रहा है, पूरा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम कर रहे हैं, मेरा सारा लिवर टॉक्सिन निकाल रहा है, किडनी टॉक्सिन्स निकाल रही है, ठीक है ना, उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जब हम सुबह उठ के पानी पीते हैं, वो थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और हम फ्रेश फील करते हैं।
तो एम्प्टी स्टमक सुबह उठते साथ पानी पीना बहुत हेल्दी है। एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी करता है, साथ में आपके स्टमक के इश्यूज, जिनको गैस्ट्राइटिस का इशू है, जिनको अल्सर्स का इशू है, जिनको बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, उनके लिए आइडियल चीज है कि वो उठते साथ 2 ग्लास पानी या 1 ग्लास पानी जरूर पिए। और वेट लॉस के लिए हम मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए कह देते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर डालें या लेमन डालें, तो वो ये है कि आपकी इम्यूनिटी भी देगा और आपकी डिटॉक्सिफिकेशन भी करना शुरू कर देगा। तो सोने से पहले मैम पानी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। देखें इंशाल्लाह कल मेरा इंस्टाग्राम पे एक और वेबिनार है, बल्कि लाइव सेशन है, वो हाइड्रेशन पे है। अगर आप में से सब ज्वाइन करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसमें मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि ओवर हाइड्रेशन क्या चीज है। कल मेरा 12 PM कल मेरा इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आप सब ज्वाइन करिएगा लाइव सेशन में मेरा। मैम का इंस्टाग्राम लिंक हम ड्रॉप कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अगर आप कल 12 बजे वो ज्वाइन करते हैं तो ओवर हाइड्रेशन पे मैं बात कर रही हूँ कि ओवर हाइड्रेशन क्या होती है और समर्स में अपने आप को हाइड्रेट कैसे करना है। तो उस आपकी इस क्यूरी का आंसर आपको उधर से मिल जाएगा। और रात को मैम एक क्वेश्चन था। जी बिल्कुल। अच्छा, ये है कि काफी लोगों में जब ज्यादा ओल्ड एज होने लग जाती है तो उनमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स और इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा डिरेंज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फास्ट फूड वगैरह लेने की वजह से ये इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं रिसेंटली। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अब उसमें ये चीज है कि कौन सी चीज ऐसी होती है जो उनको बिल्कुल विड्रॉल कर देनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली चीजें अब स्वीटनर है या इस तरह की चीजें हैं, अब वो तो अगर करेंगे भी सही विड्रॉल तो कितने अरसे तक करें? देखिए जब तक दोबारा से जी न्यूट्रिशन जो है इसको हम कहते हैं ये एक लाइफस्टाइल है। ये नहीं कि आपने 6 महीने के लिए किया और छोड़ दिया। लाइफस्टाइल में क्या चीजें आती हैं? आपने जंक फूड नहीं लेना, आपने प्रोसेस्ड चीजें नहीं लेनी, आपने शुगरी बेवरेजेस नहीं लेने, आपने सॉल्ट का इंटेक कम रखना है, आपने सैलेड ज्यादा खाने हैं, फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, आपने मिल्क इंटेक करना है, आपने स्लीप प्रॉपर लेनी है, आपने फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव होना है और आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन होना चाहिए। ये न्यूट्रिशन है। मतलब अगर मैं सम आपको करके बताती हूँ, तो अगर कोई आपके पास आता है कोलेस्ट्रॉल का बंदा आता है तो आपने उसका क्या करना है? बिल्कुल फैट रिस्ट्रिक्ट नहीं करा देना। ऑयली फूड तो बंद करा दिया आपने, उसका जितने सैचुरेटेड फैट्स हैं वो भी बंद करा दिया। मतलब पराठा आपने उसका बंद करा दिया, देसी घी बंद करा दिया, उसका मक्खन बंद करा दिया, चीज अगर कोई ले रहा है तो वो बंद करा दिया, चिकनाई अगर किसी भी तरह से वो चिकनाई ले रहा है तो वो बंद करा दी। लेकिन फिर भी आपकी बॉडी को 20% कैलोरीज आपकी फैट्स में से आनी चाहिए, जो कि उनकी बॉडी की जरूरत है, जो कि हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट चाहिए होता है। तो हमें फैट कहाँ से मिलेगा? उनका जो खाना बनेगा कोशिश करें कोकोनट ऑयल में बने, ऑलिव ऑयल में बने, या अगर थोड़ा सा देसी घी ले सकती हैं वो ले लें। और कुछ जैसे नट्स हो गया, उसमें हमारे पास ओमेगा 3 ओमेगा 6 आ जाते हैं, वहां से मिल जाए। फिश में हमारे पास ओमेगा 3 ओमेगा 6 आ जाते हैं, वहीं से मिल जाए। ठीक है ना? जो गुड सोर्स ऑफ हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वहां से गुड सोर्स ऑफ फैट आना शुरू हो जाए। जो हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स है उसको ओमिट कर दें। साथ में फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा कर दें। फाइबर क्या करता है? हमारी बॉडी में से फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता और कोलेस्ट्रॉल के भी बनने नहीं देता, और वो हमारी बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। कोलेस्ट्रॉल वो करता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करना शुरू कर देता है, हमारे ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाता, साथ में हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है? साथ में कॉन्स्टिपेशन डायरिया का भी प्रॉब्लम को ठीक कर रहा होता है। तो अगर आप सैलेड्स का इस्तेमाल उन्हें कहेंगे डाइट में ज्यादा कर लें। ठीक है? अपने वाटर का इंटेक बहुत अच्छा कर लें वो। और जो गुड सोर्स ऑफ फैट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अगर वो देना शुरू कर देंगे तो बहुत उनको फायदा होना शुरू हो जाएगा। मैम मिल्क का क्या मतलब प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए अगर आप मिल्क लेते हैं वेट लूज में, या लेना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि मिल्क से अवॉइड करना चाहिए, तो क्यों मिल्क से अवॉइड करने की रीजन क्या देते हैं? वो क्यों अवॉइड करना चाहिए? ये क्लियर करने के लिए आपसे क्वेश्चन किया है ना कि इस बारे में आप क्या कहती हैं? नहीं, अगर कोई आपको कहता है, नहीं मैं आपसे मतलब ये ले मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कोई आपको कहता है कि मिल्क नहीं लेना तो आप पूछते हैं कि इसकी रीजन क्या है, मैं क्यों ना मिल्क लूं?
मैम यही कि मतलब अगर आप वेट लूज करने के लिए मतलब नहीं, एक्सरसाइज वेट लूज में आपको, अगर फैट आपको पता है, अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट होंगे, विटामिन डी डेफिशिएंट होंगे, तब भी आपका वेट लूज नहीं होगा। आपने डेयरी के 2 सर्विंग्स तो जरूर लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। हाँ, आपने जो होल मिल्क है उसको अवॉइड करना है, जो होल मिल्क है जिसमें जिसमें आपके पास फैट ज्यादा होता है, ठीक है ना। आप स्किम मिल्क ले लें, सबसे अच्छा है आपके पास, ठीक है। आप योगर्ट ले लें, योगर्ट में आपको कैल्शियम मिल जाएगा, वो सबसे अच्छा है। लस्सी आप ले लें, बहुत बेनिफिशियल है, प्रोबायोटिक्स भी मिल जाते हैं आपको, वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, वो आप ले लें। कैल्शियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कैल्शियम के अलावा राइबोफ्लेविन है, थायमीन उसमें पाया जाता है, प्रोटीन्स, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और अच्छा, जो आपको ये कहता है ना, नेक्स्ट टाइम आपको आपने उससे पता है क्या क्वेश्चन करना है। जी मैम। कोई आपको कहता है कि आपने मिल्क नहीं लेना, तो आपने उससे कहना है कि मिल्क में प्रोटीन बहुत अच्छा है, और आपको पता है वे प्रोटीन किस तरह बनता है। अब वे प्रोटीन भी तो लोग लेते हैं ना, वे प्रोटीन मिल्क से ही तो बनता है, क्योंकि मिल्क में ही तो वे पाया जाता है, उसको ड्राई करके वे बनाया जाता है और वे प्रोटीन बन जाता है वो। तो आपके जब हमें वे प्रोटीन ड्राई फॉर्म में नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ से तो ले सकते हैं ना। तो मैम इसका लेकिन प्रॉपर सिर्फ टाइम फैट की बात, कोई भी टाइम है, बस आयरन के साथ आपका कैल्शियम ना हो, ठीक है। आयरन कैल्शियम को बाइंड कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिया है कोई भी आयरन का सोर्स आप ले रहे हो, अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो या कोई भी, तो उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स ना लो, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो आयरन को अपने साथ बाइंड कर देता है। मैम मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है, हमें कैसे पता चलता है हमारी बॉडी को कितने सप्लीमेंट्स, यानी हमें कोई कमी है भी या नहीं। देखिए, आपकी बॉडी खुद बताना शुरू कर देती है, बॉडी खुद बताना शुरू, अगर आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, आप जल्दी थक जाते हैं, टांगों में आपके दर्द हो रहा है, आपको सर में बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है, तो जरूर है कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। कैल्शियम मेन हो सकता है, आयरन हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है, ये 3-4 मेन चीजें हैं जिसकी डेफिशिएंसी आपको हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है दांतों का भी मसला हो, हाँ, दांतों का मसला हो रहा है, बोन्स में पेन हो रही है, किसी की हील में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, तो इससे पता चल जाता है कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम की स्टार्ट कर दें। बेहतर तो यही है कि आप फूड सोर्सेज की तरफ जाएं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंट का पेशेंट है, जो कि डेयरी नहीं ले सकता, क्योंकि डेयरी से ही हमें लैक्टोज मिलता है, फिर तो डेफिनेटली हम उसको सप्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे ना। यस मैम। पहले कोशिश करें कि आप फूड सोर्सेज से अपनी चीजों को पूरा करें, अगर फूड सोर्सेज से नहीं हो सकता, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो फिर सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। नॉर्मली हमें सप्लीमेंट्स नहीं लेनी, नहीं, अगर आपको लग रहा है आपकी डाइट, क्योंकि देखिए हमारा कुकिंग मेथड्स ठीक नहीं है ना, अगर हम हरे पत्तों वाली सब्जियां हम खा रहे हैं, हमें फॉलिक एसिड नहीं मिल रहा, हमें विटामिन सी नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो वॉलेटाइल होते हैं। हमें थायमीन नहीं मिलता, थायमीन भी हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, फॉलिक एसिड भी हीट से होता है, विटामिन सी भी हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये मेन चीजें हमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलती हैं, तो हम तो इनको पका के खाते हैं, हम कच्ची सब्जियां तो नहीं खाते ना। तो वो हमारी कुकिंग मेथड्स ठीक नहीं है। अगर हमारी कुकिंग मेथड्स ठीक हैं, तो फिर तो डेफिनेटली हमारे फूड से चीजें पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे कुकिंग मेथड्स ठीक नहीं है, फिर हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मैम किसी को दांतों का मसला हो रहा है, तो कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? किसको मसला हो रहा है? दांतों या मसूड़ों का भी किसी को मसला है, देखिए, सबसे पहले मसूड़ों का मसला आता है अगर आप बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर चीजें ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपके ज्यादा ले रहे हैं, तब मसूड़ों का मसला हो सकता है। विटामिन सी डेफिशिएंसी है, तब मसूड़ों का मसला हो सकता है। दांतों का मसला कैल्शियम डेफिशिएंसी है, साथ में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो आपको दांतों का मसला हो सकता है। तो आप देखें कि अगर आपको ब्लीडिंग गम्स हैं, अगर आपके खून निकल रहा है, मसूड़ों में से खून निकल रहा है, तो सबसे मेन जो रीजन है विटामिन सी हो सकता है, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी हो सकती है, थायमीन डेफिशिएंसी हो सकती है। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, हमें एसिड रिफ्लेक्स में कौन सी डाइट लेनी चाहिए? एसिड रिफ्लेक्स है, स्टोमक में अच्छा, एसिडिटी हो रही है, बिल्कुल रिफ्लेक्स बिल्कुल, आ रहा है, और वो रिफ्लेक्स आपके थ्रोट तक पहुंच रहा है और थ्रोट में जलन कर रहा है, ये साइन है। जी आजकल बिल्कुल। ये जितने मसला भी बहुत एसिड, आ रहा है बिल्कुल डाइट्स की बिल्कुल, वजह से। हाँ, सबसे पहले तो ऑयली जितने भी हमारे पास डीप फ्राइड चीजें उनको अवॉइड करें, स्पाइसेस को अवॉइड करना शुरू करें। स्पाइसेस में इवन हमारे पास गार्लिक भी आ जाता है, सॉरी, हमारे पास अनियन भी आ जाता है, पेपरमिंट भी आ जाता है, हमारे पास क्लोव्स भी आ जाते हैं, दालचीनी भी आ जाती है, हमारे पास जो लौंग होती है वो भी आ जाती है, इसको अवॉइड करना है आपने, ठीक है। और एसिड फॉर्मिंग चीजें जितनी भी हैं, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो में एसिड ज्यादा होता है, उसको अवॉइड करना है आपने।
ठीक है ना। एसिड फॉर्मिंग जितनी भी चीजें उनको अवॉइड करना है आपने। आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी स्पाइसेस है उनको अवॉइड करें। वाटर का इंटेक आपने बहुत अच्छा करना है। आपने स्पाइसेस को खत्म करना है और अपने फ्राइड आइटम्स को कम करना है। ऑयल की कंजम्पशन को कम करना शुरू कर देना है। साथ में जितनी आप लेंगे, जूसेस लेंगे, जितने फ्रूट्स लेंगे, जितने फाइबर लेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैम काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट वेट गेन का पूछ रहे हैं, आप इस पे फिर थोड़ी सी बात करें, उसके बाद हम एंड की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे वेट गेन की बात हुई, वेट गेन मुझे लगता है मुझे लगता है मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, वेट लूज करने से ज्यादा वेट गेन करना ज्यादा मुश्किल लगता है। क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारा वीक होते हैं, हमारा स्टमक श्रिंक हुआ होता है, हम ज्यादा खाना कोशिश करते हैं खाने की, लेकिन हमें ब्लॉटिंग हो जाती है। मतलब हम कहते हैं कि हमने खाना खाना है, हमें चलो हम खा भी लेंगे, लेकिन एक तो हमारा दिल बहुत जल्दी भर जाता है और हम उतनी अमाउंट में नहीं खा पाते। उसकी मेन रीजन ये है कि हमारा स्टमक श्रिंक हुआ है। स्टमक बिल्कुल हमारा एक बैलून की तरह है, जितना हम उसमें डंप करते जाएंगे वो डायलेट होता जाता है। अब जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, वो उनकी कैपेसिटी तो जितनी नॉर्मल हमारा स्टमक मेंटेन कर सकता है उतनी है, लेकिन वो डायलेट हो चुकी है क्योंकि वो खाने की कंजम्पशन ज्यादा है। अब जो लोग वीक है बहुत ज्यादा या अंडरवेट है, क्यों? वो खाना कम खाते हैं, तो उनका स्टमक उसी मुताबिक जितना वो नॉर्मली उनकी रूटीन बन चुकी है उस हिसाब से वो श्रिंक हो गया। अगर हम उनको डाइट प्लान देते भी हैं ज्यादा खाने का, तो वो कहते हैं हमें भूख ही नहीं लगती, हम क्या करें, हम खा ही नहीं सकते, हमने ये इतना खा लिया था, हमारा पेट भर गया। तो सबसे अच्छा यही है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। हाई कैलोरीज तो आपने लेनी है, 500 गेन करना ही करना है। मतलब आपने डेली का, अगर आपकी BMR किसी का, या आपका TDE जिसे टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं, अगर आपका 2000 किलो कैलोरीज का है, तो आपने 2500 पे आना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप छोटे छोटे पोर्शंस बना लोगे, एक टाइम पे सारा नहीं खाओगे, क्योंकि आपका स्टमक अभी श्रिंक हुआ है, वो इतना बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको ब्लॉटिंग या वॉमिट हो सकती है और आपका फौरन से दिल भर सकता है। तो आपने छोटे छोटे पोर्शंस में लेना शुरू करना है। ठीक है, हाई कैलोरिक फूड जिसमें हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, होल फैट मिल्क आ जाता है, हमारे पास चीज आ जाता है, हमारे पास बटर आ जाता है, हमारे पास एग्स आ जाते हैं। अब कुकिंग मेथड जो है उनको हम चेंज कर देते हैं। जैसे अगर ऑमलेट है, एक ऑमलेट बंदा हम वेट गेन के पेशेंट को भी देते हैं, वेट लूज के पेशेंट को भी देते हैं। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? मेथड ऑफ कुकिंग। वेट लूज के पेशेंट को हम क्या कहते हैं कि आपने इसको मिनिमल ऑयल में बनाना है, आपने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून या ड्रॉप्स ऑयल के डालने हैं, और इसमें सिर्फ आपने वेजीज, अनियन, टोमेटो या स्पिनच डालनी है। मेथड ऑफ कुकिंग चेंज हो गया। अगर हम यही ऑमलेट हम वेट गेन के पेशेंट को कहते हैं, हम उनको कहते हैं आपने इसमें चीज भी डालनी है, आपने इसमें सारे वेजीज भी डालने हैं, आपने इसमें पोटैटोज भी डालने हैं, ताकि आपका बिग सर्विंग हो जाए। ठीक है, वही शेक, अगर मैं कहती हूँ मिल्क शेक की अगर मैं बात करी हूँ, वेट गेन के भी पेशेंट को मिल्क शेक दिया जा सकता है, वेट लूज के पेशेंट को भी मिल्क शेक दिया जाता है। अब डिफरेंट मेथड। अब वेट लूज के पेशेंट को मैं क्या कहूंगी कि अगर आपने मिल्क शेक बनाना है, आपने स्किम मिल्क ऐड करना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और थोड़ा सा फ्रूट ऐड करना है, कोई स्वीटनर नहीं ऐड करना। लेकिन वेट गेन के पेशेंट को मैं क्या कहूंगी, आपने इसमें क्रीम भी ऐड करनी है, आपने इसमें फ्रूट्स भी ऐड करने हैं, आपने इसमें नट्स भी ऐड करने हैं, आपने इसमें डेट्स भी ऐड करनी है, और आपने इसमें शुगर भी अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। तो वही उसकी फूड आइटम वही है, लेकिन कैलोरीज उसकी ज्यादा बढ़ा दी है। तो अल्टीमेटली बात कहाँ पर आ गई? कैलोरीज पे, कि हमने कैलोरीज को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी बहुत, पोर्शन कंट्रोल डाइट क्या है? सबसे आइडियल जो है पोर्शन कंट्रोल वेट लॉस के लिए है, और पोर्शन ज्यादा करना, इंक्रीज करना, वो वेट गेन के लिए है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। अक्सर सुनने में आया है कि शाम के वक्त हम जो खाना खाते हैं ना, उससे हमारा वेट गेन होता है। रात के टाइम पे खाना, रोटी वगैरह नहीं खानी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बता दें। अच्छा, मैं इसके बारे में बताती हूँ। कुछ हद तक बात ये ठीक भी है, इस वजह से क्योंकि हम खाना खाने के फौरन बाद सो जाते हैं, या हम कोई फिजिकली एक्टिव नहीं होते, वो हमारा खाना मेटाबोलाइज नहीं होता, क्योंकि वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती ना, वो एनर्जी फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये एक मेन रीजन है। अदरवाइज अगर आप रात को रोटी भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं, लेकिन टाइम से खा के उसके बाद थोड़ी वॉक कर ली, कोई एक्सरसाइज कर लिया आपने, और फिर आप सो गए और पोर्शन में वो चीज खाई है, तो वही आपका वेट गेन नहीं होने देगी। जैसे रात में अगर आपने एक भर के प्लेट चावलों की खाई है, ठीक है,
साथ में उसके साथ आपने कोई जूस भी पी लिया है, जूस में जिसमें बहुत ज्यादा शुगर था, और फौरन आप सो भी गए हो, चले सोए नहीं भी हो तो रात में आपने कोई स्नैकिंग करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली वो एनर्जी ज्यादा हो गई है, आपकी कैलोरीज बढ़ गई हैं और आपने उनको यूटिलाइज नहीं किया, तो वो फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही अगर आपने पोर्शन कंट्रोल में, एक प्लेट है जिसका 1/4 हिस्सा आपने चावल लिए हैं, आधी प्लेट आपकी कोई भी ग्रेवी है और आधी प्लेट आपका सैलेड है, ठीक है, आपने ये पूरी प्लेट बना के आपने 7 बजे से पहले पहले या 8 बजे से पहले पहले अपना खाना खत्म कर दिया है। आधा घंटे के बाद आपने 1 घंटा वॉक किया है या आधा घंटा वॉक किया है या कोई फुल बॉडी वर्कआउट कर लिया है, और उसके बाद आप सो गए हो, तो वो डेफिनेटली जो आपने कैलोरीज डिनर से ली हैं वो मेटाबोलाइज हो जाएंगी, वो यूटिलाइज हो जाएंगी, वो स्टोर्स में नहीं बनेंगे। क्लियर है? यस मैम। मैम एक चीज मैं पूछना चाहूंगा मैम, आपने वेट गेन के लिए भी बता दिया, वेट लॉस के लिए भी, और ये भी आपने बता दिया कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैम इस चीज को कैसे पता चलेगा कि आप ये चीज खा रहे हैं इसमें कितनी कैलोरीज है? ये तो देखिए एक लेमैन को नहीं पता हो सकता, ये एक लेमैन को नहीं पता हो सकता, ये न्यूट्रिशन के बंदे को ही पता होना चाहिए और उसकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो ना तो आपको पता चल जाता है। आपके पास फूड एक्सचेंज लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको बता देती है कि फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ऑफ व्हीट है तो उसमें कितने कार्ब्स होते हैं, कितने प्रोटीन्स होते हैं, कितने फैट्स होते हैं, और ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये चीज आपको याद होनी पड़ेगी। ओके मैम, ठीक है, आपने फूड एक्सचेंज लिस्ट अपने पास रखनी है, अगर आपके पास नहीं होगी तो आप मुझे बताइएगा या सनिया आपको प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है? जी मैम, ठीक है, थैंक यू। वो आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा अंडे की जर्दी में कितनी कैलोरीज होती हैं और इसके सफेदी में कितनी होती हैं। हमें पता है कि अच्छा जी अंडे की सफेदी में 20 कैलोरीज होती हैं, लेकिन पूरे अंडे में कितनी कैलोरीज होती हैं? 70 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी को बता रहे हैं 2 एग वाइट्स आपने मॉर्निंग में लेना है तो कितनी कैलोरीज होगी? 40 कैलोरीज होगी। इससे प्रोटीन कितना मिल जाता है? एक अंडे की सफेदी में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है, तो हमें पता है कि अगर हमने 2 अंडे दिए तो 6 से 7 ग्राम उसको प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमें पता है कि अगर हम ब्राउन ब्रेड दे रहे हैं, ब्राउन ब्रेड अगर आपका 70 ग्राम का एक स्लाइस है तो 70 ग्राम में आपको कितनी कैलोरीज मिल रही हैं? 60 या 70 कैलोरीज मिल रही हैं आपको। और अगर आप 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस दे रहे हो तो 140 कैलोरीज आपको ब्राउन ब्रेड से मिल जाएंगी। ये फूड एक्सचेंज लिस्ट जब आपके पास होगी तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, उसको आप थॉरली पढ़ो और प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस करोगे आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी कि अच्छा इसमें ये कैलोरीज हैं, इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतनी कैलोरीज हैं। जी मैम, ठीक है, ठीक है। आई थिंक सेशन कंक्लूड करें आप मैम? जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था ये, और बहुत ज़्यादा क्यूरीज जो थी वो रिजॉल्व हुई हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं आई गेस। और मैम का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो मैं इनबॉक्स में डाल रही हूँ, आप सब इसको फॉलो भी करिएगा और आप लोग स्टेटस भी अपडेट करिएगा, ठीक है। और मैम का जो नेक्स्ट सेशन है वो अपने पेज पे ही, इंस्टा पेज पे ही करेंगे, और नेक्स्ट उनको फॉलो करने के लिए आप अपडेट रहिएगा, ठीक है। मैं उसका जो वो पोस्टर है वो मैं सनिया को शेयर कर देती हूँ, सनिया आपके साथ शेयर कर देंगे, आप उनको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दिएगा। सुजू मैम, इफ यू डोंट माइंड, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीन टी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि हमें दिन में वो कितने कप लेनी चाहिए? देखिए अब ग्रीन टी हमारे पास किस में आती है? लिक्विड्स में आ जाती है ना, तो आपको पर डे कितना लिक्विड चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपने ग्रीन टी। अब अगर आप वेट लूज के लिए कहती हैं कि वेट लूज ग्रीन टी से होता है, तो ग्रीन टी वेट लूज नहीं कर रहा। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर रहा है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको फ्लेवोनॉइड्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो वेट लूज नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, मतलब क्लीन कर रहा है। तो अगर आप देखो कि अगर आप अगर आपका फॉर एग्जांपल 2500 ml वाटर चाहिए आपको, या 2500 लिक्विड चाहिए, तो आप कितने कप्स वाटर से ले रहे हो और कितने रह गए वो आप अपने ग्रीन टी से पूरे कर लो। तो मिनिमम जो है 1 to 2 कप होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो तो 3 कप्स। 3 कप से ज्यादा कोशिश करें एक्सीड ना करें आपकी ग्रीन टी, क्योंकि अगर ग्रीन टी में जो हमारे पास कैटेचिन्स होते हैं, ठीक है, कैटेचिन्स होते हैं, अगर उसकी कंजम्पशन हम ज्यादा कर दें तो वो कार्सिनोजेनिक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
इसलिए अगर कोई आपको कहता है ना मैंने बहुत ज्यादा, मैं दिन में 10 कप ग्रीन टी के पीता हूँ, तो आप उनको ये बात बताओ कि जो कैटेचिन्स हैं ग्रीन टी में वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, वो कैंसर कॉजेज, कैंसरस हो सकते हैं, कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज को मॉडरेशन में लेके चलना है। तो आज अच्छा सनिया, बस लास्ट में मैं ये कंक्लूड करूंगी कि आउटकम मुझे बता दें कि आपको क्या लगा है कि इस वेबिनार का आउटकम क्या है। आप लोगों ने अगर कोई एक भी पॉइंट सीखा है तो प्लीज वो मुझे एक्सप्लेन कर दें कि क्या है, कोई समरी एक्सप्लेन कर दे, कोई एक आउटकम एक्सप्लेन कर दे मुझे। एनीवन? जहाँ तक मुझे समझ आई है कि अगर आपने वेट लॉस करना है या गेन करना है, आपको अपनी कैलोरीज मस्त पता होनी चाहिए। तो उसको कैलोरीज पता होगी तभी आप उसके मुताबिक अपना डेफिसिट बना सकेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। देखिए कोई भी सर्टेन डाइट प्लान नहीं होता, कोई भी डाइट प्लान नहीं होता, हमेशा कैलोरीज होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है, कोई डिजीज बॉडी है, कोई सिंपल है, कोई वर्कआउट करते हैं, कोई नहीं करते, तो इसलिए हर किसी का प्लान डिफरेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी स्पेसिफिक प्लान नहीं है कि ये फॉलो करेंगे तो जी वेट लूज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पता चला कि ग्रीन टी या कोई भी सकी टी वेट लॉस में हेल्प नहीं करती, सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करती है। बिल्कुल, सो ट्रू। और बेसिकली मैम कंक्लूजन में हम लोगों ने ये सीखा है कि चॉइसेस हेल्दी होनी चाहिए, बट विद द कंडीशन हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट गेन के लिए हम पोर्शन साइज इंक्रीज कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए पोर्शन साइज कम कर सकते हैं। सो ट्रू। और चॉइसेस हमारी हेल्दी होनी चाहिए। यस, चॉइसेस हमारी हेल्दी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ स्किप कर दिया या कुछ ऐड कर दिया, जैसे फैंसी डाइट प्लान्स आजकल अवेलेबल हैं, वैसी कोई वो स्टोरी नहीं है। बस और ये आपको पता है इसी वजह से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। उनको लगता है कि इतनी फैंसी ये तो हम नहीं कर सकते, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। 1 महीना 2 महीना वो करेंगे, लेकिन वो फिर बिल्कुल दिल उठ जाएगा उनका। वो डाइट प्लान हो जो लाइफस्टाइल बना सकें जिसे वो। यस मैम। और ये चीजें जो है वो उनकी क्रेविंग्स को एग्रेवेट कर रही होती हैं रादर देन उनकी कंपेंसेट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कोई कहता है ना कि मैं पराठा नहीं ओमिट कर सकता, गो फॉर द पराठा। उसे कहें बिल्कुल आप पराठा खाएं, आपकी वो जो पराठे की कैलोरीज हैं आप उसको कहीं और से कम कर दें। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच सनिया फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। आपने बहुत अच्छा कंडक्ट कराया और काफी लोगों को इन्वॉल्व किया, तो वी आर होपिंग फॉर द नेक्स्ट सेशंस एज वेल। इंशाल्लाह मैम। सब अपनी फीडबैक यहाँ पे भी दे सकते हैं और ग्रुप का लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ, उसमें भी देंगे। ठीक है, और कल का मैं आपको शेयर कर दूंगी, सब अपनी स्टोरी पे लगा दें। ठीक है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।